एक ऐसा युद्ध जो लगभग 50 साल तक चला। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें दो सबसे बड़े दुश्मन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन्होंने कभी एक दूसरे पर सीधी गोली नहीं चलाई। अजीब है ना। यही कहानी है 20वीं सदी के सबसे अनोखे और सच कहें तो सबसे खतरनाक टकराव की, जिसे हम जानते हैं शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब कैसे दो सुपर पावर्स ने पूरी दुनिया को लगभग 50 सालों तक एक तरह से किनारे पे खड़ा रखा, और वो भी बिना सीधी लड़ाई के। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध की राख से। मतलब जब पूरी दुनिया जंग की तबाही के बाद शांति की उम्मीद कर रही थी, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक नए और शायद पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। और इस टकराव के दिल में थीं दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम जुदा विचारधाराएं। एक तरफ था अमेरिका, जो डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट की बात करता था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जिसका मकसद था कम्युनिज्म और स्टेट कंट्रोल्ड वाली व्यवस्था को फैलाना। तो ये सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये तो जीने के दो अलग अलग तरीकों की लड़ाई थी। तो अब सवाल ये है कि जो देश कभी नाजी जर्मनी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, वो अचानक से दुश्मन कैसे बन गए? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। सबसे पहली तो थी उनकी आइडियोलॉजी, जिसमें बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क था। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को कैसे बांटा जाए, इस पर भी कोई एक राय नहीं थी। स्टालिन तो पूर्वी यूरोप को अपने लिए एक बफर जोन की तरह देख रहे थे, और इन सब के ऊपर मंडरा रहा था एटम बम का खतरा, जिसने पावर के सारे समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए थे। और फिर 1946 में विंस्टन चर्चिल ने अपने एक भाषण में कहा, महाद्वीप में एक लौह आवरण छा गया है। उनके इन शब्दों ने पूरी सिचुएशन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। एक ऐसी अदृश्य दीवार जिसने यूरोप को दो टुकड़ों में बांट दिया था। एक तरफ लोकतांत्रिक वेस्ट और दूसरी तरफ सोवियत के कंट्रोल वाला ईस्ट। इसके बाद जो दौर शुरू हुआ, उसमें टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया। एक ऐसी रेस शुरू हुई, हथियारों की रेस, जिसने पूरी दुनिया को सचमुच तबाही के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो पता चलता है कि टेंशन कितनी तेजी से बढ़ा। 1947 में आया ट्रूमन डॉक्ट्रिन, जिसने कहा कि कम्युनिज्म को हर हाल में रोकना है। फिर 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी हुई। 1950 में कोरिया में पहला बड़ा प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया। 1957 में सोवियत ने स्पुतनिक लॉन्च करके स्पेस रेस शुरू कर दी। और फिर 1962 में आया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वो 13 दिन जब पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें रोक ली थीं। अब इस दौर में एक बड़ी अजीब सी शांति थी, और उसका आधार था एक सिद्धांत जिसे कहते थे मैड, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब बहुत सीधा था। अगर एक सुपर पावर ने न्यूक्लियर हमला किया तो दूसरी सुपर पावर जवाबी हमले में उसे पूरी तरह से मिटा देगी। मतलब अंजाम होता दोनों की पूरी तबाही, कोई नहीं बचता। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। 1960 के दशक के बीच तक अमेरिका और सोवियत संघ के पास कुल मिलाकर पता है कितने? 37,000 परमाणु हथियार थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मैड के सिद्धांत के पीछे की वो डरावनी हकीकत है जिसका पूरी दुनिया पर साया था। तो ये लड़ाई सीधे जंग के मैदान में नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि ये पूरी दुनिया की एक शतरंज की बिसात पर खेली जा रही थी। और इसके मोहरे थे मिलिट्री अलायंस, टेक्नोलॉजी की रेस और दूसरे देशों में हो रहे छोटे बड़े युद्ध। पूरी दुनिया साफ साफ दो टीमों में बंट चुकी थी। 1949 में बनी नाटो, जिसकी अगुवाई अमेरिका और पश्चिमी देश कर रहे थे। उनका सिद्धांत सीधा था, हम में से एक पर हमला मतलब सब पर हमला। और ठीक इसी के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने अपने साथियों के साथ बनाया वॉर्सॉ पैक्ट। बस अब तो लाइनें खिंच चुकी थीं। ये मुकाबला कई मैदानों पर खेला गया, जैसे कोरिया और वियतनाम, जहां प्रॉक्सी वॉर्स लड़े गए। प्रॉक्सी वॉर मतलब सुपर पावर्स खुद नहीं लड़ती, बल्कि अपने साथी देशों के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। जमीन के अलावा आसमान में भी एक रेस चल रही थी, स्पेस रेस। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी थे जो इन दोनों में से किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुआ नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और ये जो स्पेस रेस थी ना, ये सिर्फ चांद सितारों की खोज के लिए नहीं थी, ये असल में पावर का प्रदर्शन था। 1957 में जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च किया तो अमेरिका में हड़कंप मच गया।
अब ये अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी आइडियोलॉजी को बेहतर साबित करने की जंग बन गई थी। और ये जंग अपने पीक पर पहुंची 1969 में, जब अमेरिका के अपोलो 11 मिशन में चांद पर कदम रखा। लेकिन कोई भी दीवार हमेशा खड़ी नहीं रहती और कोई भी जंग हमेशा नहीं चलती। तो अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जब ये पूरी की पूरी इमारत ढहने वाली थी। आखिर इस कोल्ड वॉर का अंत हुआ कैसे? सोवियत संघ का टूटना कोई एक दिन की घटना नहीं थी। सबसे पहले तो उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई थी। फिर आए मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की, लेकिन उन सुधारों ने अनजाने में ही टूटने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। उधर पूर्वी यूरोप के लोग भी अब आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर आए थे, और इन सब का सबसे बड़ा सिंबल बना 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना। 9 नवंबर 1989, बर्लिन की दीवार का गिरना। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की एक दीवार का गिरना नहीं था, ये एक सिंबल था। ये उस लौह आवरण के टूटने का प्रतीक था जिसने यूरोप को दशकों तक बांट कर रखा था। इस एक घटना ने दुनिया को बता दिया कि कोल्ड वॉर अब बस खत्म होने ही वाला है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के साथ कोल्ड वॉर तो ऑफिशियली खत्म हो गया, लेकिन इसकी गूंज, इसके असर आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये जंग अपने पीछे विरासत में क्या छोड़कर गई? बहुत कुछ। आज हम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं, जो देशों के बीच अलायंस हैं, उनकी नींव कोल्ड वॉर में ही रखी गई थी। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर कंप्यूटिंग तक बहुत सारे इनोवेशंस इसी रेस की वजह से हुए। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो डर और जो नियम आज भी कायम हैं, वो भी इसी दौर की देन है। और हाँ, आज भी रूस और वेस्ट के बीच जो टेंशन चलती रहती है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर में ही हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। कोल्ड वॉर की वो दो ध्रुवों वाली दुनिया, यानी बाइपोलर वर्ल्ड, तो खत्म हो गया, पर क्या वो दुश्मनी, वो कंपटीशन वाकई खत्म हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में ही कहीं छिपा है।